असल बात यह है कि घर से भागने वालों और नशा करने वालों की बहुत कहानियाँ हो सकती हैं, और वो कहानियाँ 37 कहानियाँ तो मैंने लिखी उसमें कि अब बच्चा घर से जो चला गया है तो ये कहानी हो सकती है इसकी आगे चल के, या वो कहानी हो सकती है, या वो कहानी हो सकती है। और उन कहानियों को डिस्क्राइब किया हुआ है जो अब किताब की शक्ल में प्रिंट भी करने लगे हैं, और उसमें से कोई कहानी कामयाबी के मंजिल की तरफ नहीं जाती। और आपको कहा कि घर चले जाएं, अपनी अम्मी के पास जाके डिस्कस करें कि आपके और उनके इख्तलाफात कैसे ठीक हो सकते हैं, आपके और आपकी अम्मी के इख्तलाफात कैसे ठीक हो सकते हैं। लेकिन आपने कहा कि नहीं, मैंने कोई फ्यूचर बना के दिखाना है और मैंने जॉब करना है, और मैं रोज़ जॉब इंटरव्यू है मेरा, जो मैं जहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। ये जॉब इंटरव्यू की कहानी बीच में बार बार आती रही। फिर मैंने आपसे एक सवाल ये भी पूछा था कि कोई बंदा है जिसने आपको कहा हो कि रन अवे करके आपने अच्छा सोल्यूशन निकाला है, अच्छा हल निकाला है। आपसे पूछा कि कोई है, लेकिन हर एक ने आपको कहा होगा कि ये अच्छा सोल्यूशन नहीं है, लेकिन फिर सब ने आपके साथ अनेबलिंग भी की। ऐसा ही है ना कि आप घर से भागे हुए थे और जिससे जितना भी तावन हो सका वो आपके साथ किया, इस बुनियाद पर कि आप सबको अच्छे फ्यूचर की कहानी बेच रहे थे, अच्छे फ्यूचर की कहानी बेच रहे थे, और सब ने समझा कि अगर हमारे थोड़ा तावन करने से इस बच्चे का फ्यूचर अच्छा हो सकता है तो क्या मसला है। सारे कुछ ना कुछ सब हिस्सा डालना शुरू कर देते हैं कि ये बच्चा जो है, जो जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहा है, इसकी ज़ुबान पे जॉब इंटरव्यू और इस किस्म की बातें रहती हैं, तो चलें इसके साथ तावन करते हैं। लेकिन कोई भी वैसे ये नहीं कहता कि घर से भागना कोई कारामद, कोई हल है, किसी मसले का हल है। बिज़नेस कैसे कर ले, बिज़नेस करने के लिए क्या चाहिए। आपने कुछ बातें जो कहीं क्रेडिबिलिटी, इत्माद, ये वो सब कुछ चाहिए, लेकिन एक्चुअली बिज़नेस करने के लिए बंदे को पता होना चाहिए कि हाउ टू डू बिज़नेस, हाउ टू डू इट, ठीक, हाउ टू डू इट, ये चाहिए। और लोग आमतौर पर बिज़नेस करना या तो इधर उधर देख के सीखते हैं, या बिज़नेस करना किसी यूनिवर्सिटी में जाके सीखते हैं। या तो आप इधर उधर देखते हैं कि लोग कैसे बिज़नेस कर रहे हैं, और या फिर आप किसी जगह पढ़ के तो आप सीखते हैं, MBA करके या कुछ और ऐसा काम करके, ऐसी एजुकेशन हासिल करके जो बिज़नेस रिलेटेड हो। और जब ऐसा हो जाता है तो उसके बाद पहली चीज़ जो ज़रूरत होती है वो ये होती है कि थोड़ा बहुत पैसा हो जाए, जो कि ज़्यादा बड़ा मसला नहीं समझा जाता, क्योंकि जिन लोगों के पास बिज़नेस आइडियाज़ होते हैं और बिज़नेस स्किल होती है, उनको सरमाया फराहम करने वाले बहुत लोग होते हैं। आपको पता है, जिन लोगों को सियासी सूझबूझ होती है तो उनके ऊपर सरमाया लगाने के लिए बहुत सारे पंडित होते हैं। इसी तरह जिन लोगों को बिज़नेस करना आता है, हर कोई उनके बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए तड़प रहा होता है। बैंक उनको टेलीफोन करके कह रहे होते हैं कि कोई रुपया चाहिए तो बताइए। तो रुपया बाद की बात है, पहले तो स्किल की बात है। लेकिन मुझे ये बताइए कि पिछले 5 साल आपके जैसे गुजरे हैं, उसके नतीजे में इस वक्त क्या काम है जो करने का काम है। पिछले 5 साल जो आपके गुजरे, क्या काम है जो करने का काम है, लुकिंग एट द 5 years, द प्रीवियस 5 years। लेकिन सबके ज़हन में ख्याल आता है कि वो तो मसला ही कोई नहीं है, नशा तो मैं जब चाहूँ छोड़ सकता हूँ। असल बात यह है कि मेरे घर वाले ठीक नहीं हैं, वो ठीक हो जाएं, और उनमें ये ख़राबी है या उनमें वो ख़राबी है, और बचपन में उन्होंने मुझे प्यार नहीं दिया था, और वो बहुत बुरे लोग हैं, वो घर में मुझे, मेरे दोस्तों को एंटरटेन नहीं करने देते, रात 12 बजे के बाद नाइट ओवर स्टे नहीं करने देते, मुझे बाहर जाके क्रूज़ नहीं करने देते।
तो जब ये इश्यूज हों ज़िंदगी में तो ये ज़िंदगी बनाने वाले काम है। बिज़नेस करने में और बिज़नेस देखने में फ़र्क होता है। बिज़नेस करने वाले बिजनेसमैन होते हैं और जो बिज़नेस देखने वाले होते हैं वो लाडले होते हैं, अनोखे लाडले होते हैं। जो बिज़नेस देखने वाले होते हैं वो बिज़नेस कर नहीं होते, और जो बिज़नेस कर रहे होते हैं वो हफ्ते में एक दिन भी रात को 3 बजे क्रूजिंग नहीं करते, ड्रग्स नहीं करते, अल्कोहल नहीं करते। लेकिन जिनके बड़ों ने बिज़नेस करके उनके हवाले कर दिया हो और वो बिज़नेस को देख रहे हों दूर से, तो वो फिर एक दिन कभी वो भी नहीं करते, वो 7 डेज ही करते। मतलब एक दिन वाली बात कोई नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं ना हफ्ते में एक दिन, अगर कोई हफ्ते में एक दिन करता है तो मुझे बता दें। देखिए अब्बा रखा हो जिन्होंने, उनको नहीं ये मसला दरपेश। मतलब ये कहने का है कि जो बिज़नेस देख रहा है वो भी हफ्ते में एक दिन नहीं करता, वो कम अज़ कम हफ्ते में 7 दिन करता है, कम अज़ कम, कम अज़ कम। मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं आप दिखा सकते कि जो ट्रूली बिज़नेस कर रहा हो और वो हफ्ते में एक दिन कर रहा हो। और जो बिज़नेस देखने वाले हैं वो 7 दिन करते हैं, जो बिज़नेस करने वाले हैं वो एक दिन भी नहीं करते। ये जो एक कॉन्सेप्ट्स आपने बनाए हुए हैं, इनसे निकलने की ज़रूरत है, जिनके बारे में आपको भी पता है कि निकलने की ज़रूरत है। इसीलिए आप एक फ़िक्रे में 2 दफ़ा कहते हैं ठीक है। ये जो ठीक है इसका जवाब है कि ठीक नहीं है। और इसी पे मैं चाहूँगा बाकियों की राय भी मैं इस पे ज़रूर चाहूँगा कि नहीं ठीक है हमेशा वो कहता है कि जिसकी कोई बात ठीक नहीं होती, जो क्योंकि उसको जो भी बंदे का तकिया कलाम होता है ठीक है, वो डाउटफुल होता है कि उसका जो काम है वो ठीक नहीं है। वो पहले ही डाउटफुल होता है, वो अप्रूवल मांग रहा होता है कि मुझे थोड़ा सा अप्रूवल दें ताकि मैं और आगे बढ़ूं। और आम तौर पर लोग अनजाने में उसे अप्रूवल दे देते हैं, कहते ठीक है, लेकिन बता देना चाहिए कि नहीं वैसे ठीक तो कोई नहीं है। वो माँ बाप के दम कदम से होता है जिन्होंने एक इमेज पैदा किया होता है कि हमारा बच्चा जो यूके से पढ़ के आया है, गल के आया है, और जो हमारा बच्चा जो कनाडा से पढ़ के आया है या अमेरिका से गल के आया है वो बहुत अच्छा है। उसकी वडियाई करना मकसूद होता है कि सब कुछ उसी ने संभाला हुआ है, हालांकि उसने कुछ नहीं संभाला होता, उसने कुछ भी नहीं संभाला होता। वो माँ बाप ने एक परसोना कायम किया होता है, एक बहरूप सा बना के दुनिया के सामने पेश किया होता है ताकि वो उसकी बढ़ाई कर सकें। 2 पुश्तों से जो बिज़नेस चल रहा हो उसे डाउनवर्ड जाते जाते क्रैश करते करते हुए टाइम लगता है। तो आप समझ गए इस बात को, या अभी भी आपको ये बात समझ में नहीं आती जो आप मैसेजेस में करते थे कि आखिर रात को 2-3 बजे सड़कों पे गाड़ियों में घूमने में बुराई क्या है? आप यही पूछते हैं ना। अभी भी समझ आई बुराई क्या है या नहीं समझ आई? देखिए कल ही मैं एक किस्त देख रहा था क्राइम पेट्रोल की, आपको वो आजकल में दिखा देंगे। उसमें एक लड़की 17 साल की होती है और वो पढ़ रही होती है, कहती है मैंने फ्यूचर बनाना है, और उसके माँ बाप दोनों मेहनत कर रहे होते हैं। माँ भी काम करती है, बाप भी काम करता है, हैंड टू माउथ है, पर अपना पेट काट के अपनी बच्ची की तालीम के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इकलौती बेटी उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जब ड्रामा शुरू होता है, वो जो रियल स्टोरी है, उसमें वालिद किसी जगह गया है तो वो कंप्यूटर सेकंड हैंड ख़रीदता है बेटी के लिए ताकि उसकी पढ़ाई में मदद हो सके। और सेकंड हैंड कंप्यूटर थोड़े से पैसों के साथ वो ख़रीदता है, जिसमें वो पुराने टाइप का कंप्यूटर जिसके पीछे एक लंबा ढोम होता है, और वो बहुत सस्ता मिलता है अब आजकल। तो वो सस्ता ख़रीदता है कंप्यूटर जिसमें CPU और कुछ सेकंड हैंड होता है, तो वो लाके बच्ची को देता है। तो वो कहती है कि अच्छा अब मैं बहुत अच्छा पढ़ सकूँगी। और फिर उसको एक सहेली बताती है कि किस तरह इंटरनेट पे लड़कों से दोस्ती करके बातें करने में बहुत मज़ा आता है। और वो हिंदू लड़की एक मुसलमान लड़के के साथ बातें करना शुरू कर देती है चैट में, और वो लड़का उसे बताता है कि वो उसको कितना प्यार करता है, और लड़की फिर बताती है कि वो भी कितना प्यार करती है।
और ये दोनों का जो प्यार है वो बढ़ता चला जाता है और फिर लड़का कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता और मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और लड़की कहती है कि तुम्हारी मेरी शादी कैसे हो सकती है। ये मैं ज़रा थोड़ा फास्ट टेम्पो के साथ सुना रहा हूँ। तुम्हारी मेरी शादी कैसे हो सकती है, तुम्हारा और मेरा धर्म अलग अलग है। तो वो लड़का उसको कहता है कि बेशक हमारा धर्म अलग है, लेकिन हम एक जान दो कालिब हैं और हमें शादी करने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और आखिरकार वो कहता है कि अब मैं बिल्कुल नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, और उसको कहता है कि तुम बुर्का ख़रीदो, और वो बुर्का पहन के और घर से जो भी पैसे वैसे हैं समेटो। और उसकी माँ ने उस बेटी की मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए हमेशा एक गल्ला रखा हुआ था जिसमें वो पैसे डालती थी, और बाप भी उसमें जितने पैसे होते थे डाल देता था, और वो ऑलमोस्ट भर चुका था। और ये बात लड़की को पता थी। तो लड़की ने वहाँ से पैसे लिए, बाज़ार से बुर्का ख़रीदा। 17 साल की लड़की 21 साल का लड़का रेलवे स्टेशन पे पहुँची जैसा कि लड़के ने गाइड किया था, और वो पुणे एक शहर है उनका, आपको पता, वहाँ वो ट्रेन पे चली जाती है जो कि कोई 100 मिनट के फासले पे शहर था। तो वहाँ पहुँचती है तो लड़का उसे स्टेशन पे मिलता है वादे के मुताबिक, और उसे बहुत गले लगा के बहुत प्यार करता है, और फिर उसको लेके तो अपने एक दोस्त के घर चला जाता है। और दोस्त उस वक्त कहता है कि जी मैं ज़रा जा रहा हूँ अपनी नाइट ड्यूटी पे, तो आप दोनों यहाँ रहो। तो लड़की कहती है कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे माँ बाप से मिलाओगे और मेरे से शादी करोगे। कहते हैं माँ बाप से मैंने जिक्र किया है लेकिन वो मान नहीं रहे, पर मैं उन्हें मना लूँगा 2-3 दिन में। और उसके बाद लड़का जब दोस्ती आगे बढ़ाने की कोशिश करता है तो लड़की कहती है कि नहीं, शादी के बाद। और लड़का उसको कहता है कि जब मैंने तुम्हें बीवी मान लिया और तुमने मुझे खावंद मान लिया तो शादी और किस चिड़िया का नाम है। लेकिन बहरहाल तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं शादी के बाद ही ये सब कुछ करूँगा। और उसके बाद लड़का जाके बाज़ार से एक मंगलसूत्र लेके आता है और वापस आके उसको पहना देता है, और 7 फेरे लिए बगैर सुहागरात मना देता है। और पीछे माँ बाप बहुत परेशान होते हैं, तड़प रहे होते हैं, और पुलिस उस लड़की की तलाश में होती है। और 4-5 दिन गुजरते हैं, लड़की इसरार करती है कि अपने माँ बाप से मिलाओ। तो कहता है चलो मैं तुम्हें माँ बाप से मिलाऊँ, और उसको लेके तो रेलवे स्टेशन पे आ जाता है और कहता है तुम यहाँ बैठो तो मैं अभी आता हूँ। और फिर जाके एक टिकट ख़रीदता है जो कि पुणे से कोल्हापुर वापसी का टिकट होता है, और वो टिकट ला के उसको देता है कि मेरी तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, तुम्हारा और मेरा माइंड नहीं मिलता। कहता है कि तुम्हारा और मेरा माइंड सेट नहीं मिलता, तो तुम वापस चली जाओ। और लड़की वावेला करती है तो वो फिर निकल जाता है, और लड़की वहाँ बैठ के तो रोने लगती है। तो एक पुलिस ऑफिसर खातून आती है तो उसको पूछती है कि तुम रो क्यों रही हो, और वो फिर कुछ बताती है, और तमाम पुलिस स्टेशंस का आपस में रब्ता होता है। तो उस लड़की को वापस लाया जाता है, फिर पुलिस आती है, उस लड़के को गिरफ़्तार करती है और उस पर केस बन जाता है, क्योंकि 17 साल की लड़की चाहे रज़ामंदी से भी आपके साथ हो तो वो उसके लिए वो रेप का केस बनता है। बदनामी हो जाती है लड़की की, उसका जो मुस्तकबिल है वो रेज़ा रेज़ा हो जाता है, और पहले उसे माँ माफ़ कर देती है, फिर कुछ अरसे के बाद वालिद माफ़ कर देता है, और नए सिरे से अपने ज़ख्मों पे मरहम लगाते हुए वो ज़िंदगी गुजारना शुरू करते हैं। तो आपको समझ में आता है कि ये जो क्राइम पेट्रोल में जो रियल स्टोरीज़ होती हैं जो कि ज़िंदगी के किसी न किसी पहलू से आगाही देती हैं, ये हम आपको रेगुलरली दिखाते हैं। और अब हमने आपको शाम के वक्त एक दिखाना शुरू किया है, ये शार्क टैंक इंडिया, जिसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई बिज़नेस करने का शौक़ है और आइडिया है, और आपने उस आइडिया पे सोच विचार की है, तो आप किस तरह इन्वेस्टमेंट हासिल कर सकते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट लाहौर में लोगों के लिए भी मैसर है, ये कराची में भी मैसर है, इस्लामाबाद में भी मैसर है, कि अगर आपके पास आइडिया है तो ऐसे फोरम्स मौजूद हैं। जैसे लम्स में एक फ़ोरम है
जो कि मौजूद है कि अगर आपके आइडिया में दम है तो आप जाके वो आइडिया पेश करें और वो आपकी बिज़नेस ग्रूमिंग भी करेंगे और आपको सरमाया भी फराहम करेंगे। लेकिन ज़रूरी है कि आप पैशनेट हों अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए। आप अपना हाल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ना तड़प रहे हो कि अभी अभी मुझे फ़न करना चाहता हूँ, अभी अभी मैं इंजॉय करना चाहता हूँ। और मैं आपको बताऊँ कि हमारे घरों में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप शुरू में ही उनको पैशनेट बना सकते हैं फ्यूचर के लिए और ग्रेटिफिकेशन पोस्टपोन करना सिखा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके घर में कोई 5-6 साल के 5-6 बच्चे हों जो कि आपके बहन भाइयों के बच्चे हों या आपके बच्चे हों, तो आप उन्हें एक टेबल के इर्द गिर्द बिठा दें और टेबल के ऊपर उनके सामने एक एक प्लेट रख दें और उस प्लेट पे कोई चॉकलेट रख दें। हर बच्चे के सामने 3-3 चॉकलेट रख दें और आप उन्हें कहते हैं कि ये 3-3 चॉकलेट जो आपकी प्लेट पे पड़े हैं ये आप ही के हैं, लेकिन फॉर द नेक्स्ट 20 मिनट्स आपने अगर ये चॉकलेट ना खाए तो आपको 3-3 चॉकलेट और मिलेंगे। ये 3 चॉकलेट हैं, अगर आप तीनों नहीं खाओगे तो आपको 3 और मिलेंगे और आप 6 खाओगे, और अगर आप 1 खा लोगे और 2 नहीं खाओगे तो फिर आपको 2 मिलेंगे, और अगर आप 2 खा लोगे और 1 नहीं खाओगे तो आपको 1 मिलेगा, और अगर आप 2 खा जाओगे तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपका क्या ख्याल है कि वो 6-7 बच्चे जो आपके घर में रिश्तेदारों के और आपके बच्चे हैं 5, 6, 7, 8 साल की उम्र के, जब उन पे आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो चले 10 बच्चे आप लगा लें, तो 10 में से क्या कौन से बच्चे होंगे जो क्या करेंगे? 8 खा जाएंगे, 2 नहीं खाएंगे। यही रेशो तकरीबन है। 1 या 2 होंगे कि जो नहीं खाएंगे। आपने वैसे भी देखा होगा कि घर में जब आप बच्चों को कोई चीज़ तकसीम करते हैं तो कोई एक आध बच्चा होता है जो अगले दिन वो चीज़ निकाल के खा रहा होता है, तो वो संभाल के रख लेता है, तो दूसरे लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास तो अब है नहीं और ये खा रहा है। तो इसको हम कहते हैं कि जो बच्चा वाइज होता है, जिसने मुस्तकबिल बनाना होता है, वो ग्रेटिफिकेशन डिले करता है। और अगर हमारे घर में बच्चे हों जो 8 बच्चों में से हों कि सभी खा जाने हैं, तो हम उनकी ट्रेनिंग करके उनको ग्रेटिफिकेशन डिले करना सिखाते हैं। ये जो ग्रेटिफिकेशन है यानी मज़ा है, इसको पोस्टपोन करना फ्यूचर में मज़ा उठाने के लिए, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कोई मुकाम हासिल करना होता है। वो बच्चा जो अभी फ़न करना चाहता है और फ़न के बाद फिर फ़न करना चाहता है और फिर फ़न करना चाहता है और फिर फ़न करना चाहता है, हत्ता कि फ़न करते करते फावा हो जाता है, फ़न नहीं हो पाता। यही वो बच्चा है जिसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जिसको इलाज की ज़रूरत है, जिसको रिकवरी की ज़रूरत है। चाहे वो बच्चा 6 साल की उम्र में आप इलाज में डाल दें, चाहे आप उसको 16 साल की उम्र में इलाज में डाल दें, चाहे आप 26 साल की उम्र में इलाज में डाल दें। ये अब आपकी प्रॉम्प्टनेस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी अपने बच्चे को डेविएशन से सीधे रास्ते पे लाना चाहते हैं। कि अगर उसके अंदर टेम्पटेशन ज़्यादा है कि मैं अभी फ़न कर लूँ, बाद में देखा जाएगा, अभी मैं फ़न कर लूँ, तो आप क्या समझते हैं कि किस उम्र में बच्चों का ये सिंपल सा टेस्ट या इस तरह के कुछ और टेस्ट भी हैं? ये तो होम टेस्ट है ना, जैसे आजकल कोरोना वायरस का एक होम टेस्ट भी आ गया है, यानी आप घर बैठे टेस्ट कर सकते हैं कि कैसे आप जाने कि आपको कोरोना है या नहीं है। तो इसी तरह आप घर बैठे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ अपने घर के बच्चों के साथ एक खेल ही खेल में नहायत खामोशी से जान सकते हैं कि उनमें से कौन सा बच्चा है जो कुछ बनने वाला है और कौन सा बच्चा है जो कुछ बनने वाला नहीं है। और फिर आप उसे
ट्रेनिंग में डाल दें ताकि वो ग्रेटिफिकेशन डिले करना सीख ले और एडिक्टिव बिहेवियर से फ्यूचर में बच जाए। 6 साल की उम्र में या 16 साल की उम्र में या 26 साल की उम्र में, किस उम्र में? देखिए जीन्स हैं, आप यूँ समझें कि हमारा एक राइट ब्रेन है, एक हमारा लेफ़्ट ब्रेन है, और हम सब ये दोनों राइट एंड लेफ़्ट ब्रेन के साथ ज़िंदगी में आते हैं, और इन दोनों के दरमियान एक मिड ब्रेन है जो दोनों को कनेक्ट करता है, और सारा राज इस मिड ब्रेन में है कि क्या वो दोनों ब्रेन्स को कनेक्ट करता है, सही तरीके से ब्रिज करता है कि नहीं करता है। और जो हम ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे थे चंद दिन पहले, ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन जिसमें आप की एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस डेवलप हो जाती हैं, आप आंखों पे पट्टी बांध के भी देख सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं वो खुली आंखों से नहीं देख सकते। आपने कभी अंदाज़ा लगाया, कभी आपने देखा होगा कि बिल्कुल खुली आंखों से वो नहीं देख सकते। बज़ाहिर लगता है कि वो भागते दौड़ते हैं, वो देख रहे हैं, लेकिन उनके सामने जो कुछ हो रहा होता है वो नहीं देख सकते कि वो क्या है जो उनके सामने हो रहा है। पता नहीं वो है कि नहीं हमारे पास, वो ज़रा आप देखें, निकालें, वो होना चाहिए कि गोरिल्ला को आप देख सकते कि नहीं। हमारी ज़िंदगी में जो ख़तरनाक गोरिल्ला है जो हमारी ज़िंदगी का काफ़ी खाना ख़राब करता है, और क्या हम उस गोरिल्ला को देखते हैं या नहीं देखते हैं? अगर हम 6 साल के बच्चे पे अप्लाई करना चाहें तो बहुत ही आसान होगा। खेल ही खेल में उसको हम ग्रेटिफिकेशन डिले करना सिखा देंगे, और वो उसका माइंड ऐसा ट्यून कर देंगे कि वो अभी की थोड़ी तकलीफ़ को सह ले और कल का सुख ढूंढे, या फिर वो अभी जुगाड़ लगा के कोई सुख ढूंढ ले और कल परेशान रहे। वो तवज्जो बॉल पे यानी फ़न पे जब हमारी होती है, बॉल इज़ फ़न, तो जब हमारी तवज्जो गेम पे होती है, फ़न पे होती है, क्रूज़ पे होती है, तो हमारी तवज्जो गोरिल्ला पे नहीं होती। इल्यूजन ऐसे ही है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर आप गोरिल्ला को भी देख लें, तो ये सिर्फ बच्चों ने नहीं देखना होता गोरिल्ला, ये माँ बाप ने भी देखना होता है। ये जो मैंने कहा सुनाई अभी क्राइम पेट्रोल से, जिसमें एक 17 साल की बच्ची है, उसको कंप्यूटर ला के दे दिया है, दोनों वालिदैन मुदब्बर हैं और बड़ी मेहनत करते हैं और अपनी बेटी के मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब देखते हैं। तो बेटी रात को 1:30 बजे 2-2 बजे 100 मील दूर किसी लड़के के साथ चैट कर रही है, और उसके हार्मोन्स और लड़के के हार्मोन्स जो हैं वो बहुत गदर मचाए हुए हैं, और अल्टीमेटली वो जो बच्ची अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती थी, और अभी तक उसका पहले कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था, वो लड़की घर से भागने में ज़रा भी देर नहीं लगी। और पुलिस वाले पूछते रहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ हमें बताएं, कोई क्लू तो दें, और फिर चौथे दिन पता चला कि घर में जहाँ पैसे जमा होते थे, पैसे गायब हैं, जिससे पता चला कि वो बच्ची को किसी ने अगवा नहीं किया, वो अपनी मर्ज़ी से वो गई है। तो ये चीज़ आपने यानी तकरीबन बहुत अच्छी तरह से समझ ली। पर अगर 6 साल की उम्र में हम अपने बच्चों को ट्रेनिंग में नहीं डाल सकते कि वो अपनी ग्रेटिफिकेशन या मज़े की ख्वाहिश को डिले कर सकें, तो फिर 16 साल की उम्र में थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा, 26 साल की उम्र में और मुश्किल हो जाएगा, 46 साल की उम्र में थोड़ा और मुश्किल होगा, पर नामुमकिन नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन हड्डी की तरह सख्त नहीं है। ह्यूमन ब्रेन, आप में से अक्सर लोगों ने ब्रेन मसाला तो खाया होगा, आपको पता है कि वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, और न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी 5 सेंसेस से जो हम फीडबैक देते हैं अपने आप को, और दिमाग में जिस तरह हम सोचते हैं, अगर हम सोच की ट्रेनिंग में से गुजर जाएं और अपने जो नर्व सेल्स हैं जो कि रिज़र्व में बहुत ज़्यादा नर्व सेल्स होते हैं, वो नर्व सेल्स हम नए काम पे लगा दें, तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, जिसे ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। और मैं आपको बताऊं कि देखते देखते
43 इयर्स में नशे का इलाज जो पहले बहुत मुश्किल समझते थे हम, वो अब हमारे लिए आसान से आसान तर होता चला जा रहा है। और जो हम आपको तजावीज़ देते हैं वो बड़ी आसान सी तजावीज़ होती हैं बनिस्बत पहले जो तजावीज़ दिया करते थे। और अब किस तरह आप मॉडर्न टेक्निक्स से और साइकोलॉजिकल हेल्प से और मेडिकेशन की मदद से और सही इलाज के स्ट्रक्चर के साथ जुड़े रहने से अपने मसाइल हल कर सकते, छोटी बोतल अपने मसाइल ये हल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स होते हैं। आप बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स होते हैं जिनकी वजह से कोई भी मरीज़, एक एवरेज मरीज़ ठीक होने से पहले डगमगाता है, गोते खाता है। चंद ही मरीज़ होते हैं जो स्ट्रेट एक इलाज में सारी बात को समझ जाते हैं और वो बिल्कुल ठीक ठाक ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। लेकिन ज़्यादातर मरीज़ कुछ ना कुछ डगमगाते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो ट्यून इन होना शुरू होते हैं और अपनी ज़िंदगी को वो बेहतर अल्टीमेटली सब बना लेते हैं। कुछ थोड़ा सा खजल ख्वारी के बाद और कुछ वे और कुछ इन बिटवीन। इसको थोड़ा अगर समझ जाएं तो बहुत आसानी भी हो सकती है अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसका हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं कि एक हमारा ब्रेन होता है और एक हमारा माइंड होता है। और आप में से कोई बताएगा कि वो इससे क्या फ़र्क समझता है कि ब्रेन और माइंड में क्या फ़र्क होता है। अगर मिसाल दें तो एक कंप्यूटर की मिसाल दें तो ब्रेन हार्डवेयर है और माइंड सॉफ्टवेयर है। और ये वो चीज़ें हैं जिनके साथ हम अपनी ज़िंदगी को चला रहे होते हैं। जैसे एक पायलट है और एक को पायलट है, और जो पायलट है वो कौन है? माइंड। माइंड जो है वो पायलट है और को पायलट जो है वो ब्रेन है। और अगर आप देखें तो जब कंप्यूटर आपके पास आता है, नया कंप्यूटर आप ख़रीदते हैं तो उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, लेकिन उसमें कुछ बुनियादी सी फंक्शनिंग मौजूद होती है। उसको क्या कहते हैं, कोई अगर आप जानता हो तो? जिसमें कोई सॉफ्टवेयर अभी नहीं डाला होता, जिसे ब्रांड न्यू कंप्यूटर या ब्रांड न्यू लैपटॉप कह लें, उसमें अभी कोई सॉफ्टवेयर नहीं डाला तो फिर भी उसमें कुछ बुनियादी फंक्शनिंग का इंतज़ाम होता है। वो क्या है? यानी अगर उसका बटन दबाएं तो उसमें जान पड़ जाती है। बिजली का स्विच ऑन है और आपने एक बटन दबाया है और उसके बाद उसके अंदर से कुछ आवाज़ें आती हैं और वो कुछ ना कुछ करते करते बताता है कि मैं अब आपका हुक्म मानने के लिए तैयार हूँ। तो जब इंसान पैदा होता है तो उसका जो ब्रेन है उसमें भी कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, लेकिन कुछ बुनियादी फंक्शनिंग का बंदोबस्त होता है। और मैं आपको बताऊं कि जब कोई इंसान दुनिया में आता है तो वो पहला सांस माँ के पेट के अंदर नहीं लेता, वो बाहर आने के बाद लेता है, क्योंकि फेफड़े फैले नहीं होते, वर्किंग में नहीं होते। और जब वो दुनिया में आता है और रोता है सबसे पहले, और बाज़ औक़ात उसकी कमर पे नर्स हाथ मारती है और उसके फेफड़ों को कहती है कि जागो, तुम्हारा काम करने का वक्त आ गया है। उससे पहले उसके मैदे ने भी कभी कोई काम नहीं किया होता, और जो भी उसको खुराक मिलती है या ऑक्सीजन मिलती है वो माँ के ज़रिए मिलती है। और जब वो पैदा हो जाता है तो पहला काम ये किया जाता है कि जो नाफ है उसकी वो काट दी जाती है। और जब नाफ उसकी कट जाती है तो उसके जिस्म के फंक्शन तेज़ी से 1 बाय 1 रिस्टोर होना शुरू हो जाते हैं, सांस लेना शुरू कर देता है। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा बातें नहीं करता, बहुत ज़्यादा कोई अफलातून वाली हरकतें नहीं करता, और वो खाने पीने के लिए भी आपका मोहताज है, पेशाब पखाना भी उसका खुद ही निकल जाता है, अभी उसका कोई सिस्टम नहीं है। और ये जो कंप्यूटर आप ख़रीदते हैं तो इसमें जब आप ख़रीद के लाते हैं तो उसके बाद उसमें कोई प्रोग्राम डाले जाते हैं जो कि आपकी ख़ुसूसी जो नीड्स हैं उनको देख के वो उसमें प्रोग्राम्स डाले जाते हैं, और फिर उन प्रोग्राम्स के मुताबिक कंप्यूटर आपकी खिदमत करता है। इसी तरह जब हम दुनिया में आते हैं तो हमारा माइंड होता है, और वो माइंड ज़ीरो होता है, 0 मीटर माइंड। एक बच्चा जो दुनिया में आता है तो उसका माइंड होता है 0 मीटर माइंड। तो सबसे पहले उसके कान में आप अजान देते हैं तो उसकी प्रोग्रामिंग
शुरू हो जाती है और फिर आप देखते हैं कि आप 1 माह के बच्चे के साथ 2 माह के बच्चे के साथ बातें करते हैं। आपने कभी बातें की छोटे बच्चों के साथ? ये एक रूटीन है कि हम उससे बातें करते हैं और वो बातें हम ये समझते हैं कि वो समझ रहा है और वो बात समझ रहा होता है, बाज़ औक़ात वो नहीं समझ रहा होता है और वो इर्द गिर्द जो है वो शोर से भी कुछ ना कुछ अंदाज़ा लगाता है और अभी उसको ख़तरात का अंदाज़ा नहीं होता। वो चारपाई से नीचे गिर जाता है तो पहली दफ़ा उसे पता चलता है कि ऊंची जगह से नीचे गिरे तो चोट लगती है और अगर उसके पेट में दर्द हो तो वो बता नहीं सकता, वो रो के दिखा सकता है। और फिर जब वो 3-4 साल का होता है तो हम उससे वो बातें बताना शुरू होते हैं जो दुनियादारी की बातें होती हैं। लैंग्वेज उसके सामने बोलते हैं, उसके साथ बोलते हैं और वो उसमें से कुछ पिक करना शुरू करता है और हम उसको अपने नज़रियात देते हैं जो बचपन में हमें दिए गए थे। अनटेस्टेड बातें उसके साथ हम करते हैं, कुछ सच्ची कुछ झूठी, और उसके बाद वो मदरसे जाता है, मस्जिद जाता है, स्कूल जाता है। फिर स्कूल में उसकी कोई सहेली बताती है कि इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे लड़कों से बातें करने में बड़ा मज़ा आता है, मैं सारी सारी रात बातें करती हूँ, और वो फिर ये सीखती है या सीखता है। तो आप देखते हैं कि ये माइंड डेवलपमेंट हो रही है जो ज़ीरो से शुरू हो रही है। वो देसी स्कूल में पढ़ता है या वो वलैती स्कूल में पढ़ता है, वो अपने कज़न से मिलता है, माँ बाप से बातें पूछता है, माँ बाप कोई सच्ची कोई झूठी बातें करते हैं उसके साथ, और इस तरह उसका माइंड डेवलप होता है। फिर वो एजुकेशन में आगे बढ़ता है, जो साइंस की एजुकेशन हो सकती है या आर्ट्स की एजुकेशन हो सकती है। और एक काम वो बहुत अच्छे तरीके से जब करने लगता है तो उसका ब्रेन उसे देख रहा होता है, ब्रेन उसको देख रहा होता है कि ये कौन सा काम है जो बाकायदगी से करता है, कौन सा काम है ये करना पसंद करता है। ब्रेन वॉच कर रहा होता है। अगर वो वॉक करता है तो उसका ब्रेन सीखता है कि इसको वॉक करना पसंद है, तो वो वक्त पे याद दिला देता है कि बॉस वॉक करने का वक्त हो गया है। और जो भी आते हैं, अगर वो ड्राइविंग करता है तो चंद दिन के बाद ब्रेन कहता है कि बॉस ये तुम अब ना करो, अब मैं करूँगा, अब माइंड को इसमें खपाने की ज़रूरत नहीं, अब तुम अपने दोस्तों से गपशप करो, फ़ोन पे बातें करो अगर पसंद करते हो तो, लेकिन ड्राइविंग मैं करता रहूँगा, और कब गियर लगाना है वो मैं कर दूँगा, कब ब्रेकें लगानी है वो मैं कर दूँगा। अगर टाइपिंग का मामला है या हंडिया रोटी पकाने का मामला है तो वो ब्रेन टेक ओवर करता रहता है। तो जब माइंड काम कोई करता है और उसके बाद ब्रेन टेक ओवर करता है तो हु इज़ द बॉस? माइंड है ना जो कि बॉस है, और वो डेलीगेट कर रहा है। वो डेलीगेट भी करता है, वो ब्रेन देख देख के कि ये काम ये रोज़ करता है तो मैं इसका कुछ बोझ बटा दूँ, ये काम मैं करने लगूँ। या आप यूँ समझें जैसे कि अगर कोई सीईओ है, किसी कंपनी का सीईओ है और उसने अपनी कंपनी को बड़ी कामयाबी से चलाया हुआ है, और कामयाबी से चलाते चलाते अब वो इस खुशी में शराब पीना शुरू कर देता है, और शराब पीते पीते वो अल्कोहलिक हो जाता है, और वो सुबह 9 बजे दफ्तर जाने की बजाय 12 बजे सो के उठता है हैंगओवर के साथ। तो उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उसके जो नदीम नूर साहब हैं, उसके जो मोहसन नवाज साहब हैं, या डॉक्टर इजाज़ कुरैशी हैं उसके, तो वो काम चलाते रहेंगे, वो काम चलाते रहेंगे या नहीं चलाएंगे, वो काम चलाते रहेंगे। और दिन ब दिन जब अल्कोहलिज्म की बीमारी बढ़ती रहेगी तो नीचे वालों को आदत पड़ जाएगी कि बॉस तो जो है अवेलेबल नहीं है, बीमार हो गया है या गैर जिम्मेदार हो गया है, तो वो नीचे वाले निज़ाम को चलाते रहेंगे। लेकिन अब उनको गाइडेंस नहीं मिल रही, अब उनको हदायत नहीं मिल रही फ्रेश किस्म की, और जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं उनके मुताबिक वो निज़ाम चलाते रहेंगे। लेकिन जब कोई नई सिचुएशन पैदा हो जाएगी तो जो नीचे वाले हैं वो उनके हाथ पांव फूल जाएंगे,
जब कोई नई सिचुएशन पैदा हो जाएगी। चूँकि हमारा ब्रेन जो है वो सोच विचार नहीं कर सकता, उसको जो कहा गया है बस वो सीख लेता है। वो रोबोट है। रोबोट इनोवेटिव नहीं होते, रोबोट क्रिएटिव नहीं होते, रोबोट सिचुएशनल सॉल्यूशंस नहीं निकाल सकते। जबकि जो बॉस होता है या माइंड होता है वो पुराने तरीक़ों से भी फ़ायदा उठाते उठाते बीच में एक नया तरीका डाल लेता है। वो पुराने तरीक़ों को आज़माता है, जो कामयाब हैं उनको आज़माता रहता है, बीच में वो एक नया तरीका डाल लेता है जो कि एक और लेवल पे उसके बिज़नेस को ले जाएगा। लेकिन माइंड के क्रिएटिव होता है, यानी मास्टर माइंड चूँकि क्रिएटिव होता है, तो ये बात आप समझ गए कि मास्टर माइंड हर वक्त नए नए सॉल्यूशंस तलाश कर सकता है, हमारा मास्टर माइंड। और अगर मास्टर माइंड लापरवाही बरतने लगे, रिस्पॉन्सिबल ना रहे, एब्सेंट हो जाए, तो उसके बाद ब्रेन टेक ओवर कर लेता है और वो जो सिचुएशन है उसको अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से, पुरानी लर्निंग से वो उसको हैंडल करना शुरू कर देता है। और अगर वो सिचुएशन भी ऐसी हो कि पुरानी लर्निंग से वो ठीक हो सकती है तो ब्रेन वो करना शुरू कर देगा। ब्रेन को पायलट है, यानी सेकंड क्लास एडमिनिस्ट्रेटर है, जबकि माइंड फर्स्ट क्लास एडमिनिस्ट्रेटर है। तो आमतौर पर फिर जब बंदा इस तरह ज़िंदगी गुजारता है कि माइंड उसका काम नहीं करता क्योंकि वो कहीं और बिज़ी है, वो फ़न कर रहा है या लापरवाही कर रहा है या वो बीमार हो गया या उसको किसी ने अगवा कर लिया है या वो क्रूज़ कर रहा है, अगर माइंड ऐसे कर रहा है तो फिर ज़िंदगी हमारी या हमारा जो ज़िंदगी का निज़ाम है वो किसके रहम करम पे है? ब्रेन के। और ब्रेन सेकंड क्लास एडमिनिस्ट्रेटर है, वो क्रूड फंक्शंस करता है, वो अंदरूनी निज़ाम को चला लेगा चूँकि उसके अंदर इंस्टिंक्ट्स हैं, उसके अंदर जेनेटिक कोड्स हैं, और जो ज़िंदगी में उसे करना सिखाया गया था वो भी वो थोड़ा बहुत किसी न किसी हद तक एम्बैरेसमेंट से बचाने के लिए वो करता रहेगा। और जब ऐसे होगा तो हमारी ज़िंदगी मीडियोकर होगी या फर्स्ट क्लास होगी। जब सेकंड क्लास एडमिनिस्ट्रेटर हमारी ज़िंदगी को चलाएगा तो हमारी ज़िंदगी सेकंड क्लास होगी या फर्स्ट क्लास होगी। और अगर ये सिलसिला ज़्यादातर देर तक चलता रहे तो हमारी ज़िंदगी सेकंड क्लास होगी कि थर्ड क्लास होगी। तो नीचे काम चलता रहेगा ना, नीचे से नीचे काम जाता रहेगा। अच्छा, अब आप ज़रा इस चीज़ पे गौर करें कि अक्सर हम एक 4 पॉइंटेड फार्मूला बताते हैं जिसमें हम कहते हैं ये मैं नहीं, ये मेरा ब्रेन है। मतलब ये कि ये जो तकलीफ़ दे काम है ये मैं नहीं कर रहा, ये मेरा ब्रेन कर रहा है। और आप अपने आप को यानी मास्टर माइंड को ज़रा अलग करना सीख लेते हैं और ब्रेन को ज़रा अलग करना सीख लेते हैं। लेकिन ये एक दूसरे से गुत्थम गुत्था तो किसी ना किसी सूरत रहते हैं। ब्रेन एहसास ज़रूर दिलाता रहता है कि मास्टर माइंड को कुछ करना था जो वो नहीं कर रहा। ब्रेन थोड़ा बहुत एहसास ज़रूर दिलाता रहता है। जब मास्टर माइंड अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा होता तो ब्रेन उसको एहसास दिला रहा होता है कि तुम अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे। और आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप रात सोने लगते हैं, सब नॉर्मली जब सोने लगते हैं तो ब्रेन आपको सोने नहीं देता, बल्कि वो कहता है कि ये मसला है इस पे गौर कर लो, वो मसला है उस पे गौर कर लो, या ये काम है जो कि तुम्हें करना चाहिए कर लो। जब आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कोई डेडिकेटेड टाइम रखा हुआ है अपने जुमला मसाइल पे गौर व फिक्र करने के लिए? कोई डेडिकेटेड टाइम कि जी शाम 5 बजे या सुबह 5 बजे या दोपहर को 2 बजे कोई टाइम रखा हो कि या जब मैं फ़लाँ फुर्सत में हो, जब मैं वॉक कर रहा हूँ, या कुछ इस तरह का कोई आपने कोई सिस्टम रखा हो कि अपनी ज़िंदगी का जो निज़ाम है, जो आपकी ज़िंदगी का सिस्टम है, उसके बारे में कोई सोच विचार, कोई क्रिएटिव थिंकिंग नहाते हुए सोचने का रखा हुआ है। जी, इसका फ़ायदा ये एक तो होता है कि रात को जब आप सोने लगे हैं तो ब्रेन आपको कुछ नहीं कहेगा क्योंकि आपने बर वक्त
अपने मसाइल पे सोच विचार कर ली है तो ब्रेन, देखिए अगर कोई किसी बंदे का आपने कुछ देना है और बर वक्त आप जाके दे देते हैं तो क्या वो आपके घर का दरवाज़ा खटखटाएगा रात को 2 बजे? लेकिन अगर आप उससे कई झूठे वादे करते हैं तो वो रात 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे जब भी उसे शक होगा कि आप घर पे मिलेंगे तो वो आपका दरवाज़ा खटखटा के आपसे कहेगा, जी तकाजा करेगा कि मेरा जो आपने देना है वो दे। यानी एक आपने टाइम मुख्तस कर दिया है, और अगर आप रात बिस्तर पे लेटने से पहले कोई आधा घंटा, 45 मिनट्स, 1 आवर, विच एवर इज़ ट्रू, आप कर लेती हैं तो फिर आप बिस्तर पे जाके लेटेंगी तो आपका दिमाग आपको नहीं कहेगा कि सो मत और सोचो। या फिर दूसरा मौका होता है जब लोग नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो उनको नमाज के दौरान ख्यालात दुनियावी आ रहे होते हैं और उनको काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन दिमाग जब भी देखता है कि आप थोड़ा फुर्सत में हैं तो वो कहता है कि फिर ये मौका है तो मैं अपनी अर्ज़ पेश कर दूं। वो पॉपअप्स आने शुरू होते हैं, जो पॉपअप्स हैं जी, वो दरख्वास्त पेश करना चाह रहा होता है और आप उस वक्त बड़ा अपसेट होते हैं क्योंकि आप सोना चाह रहे हैं और वो दरख्वास्त पेश करना चाह रहा है। ये ऐसे ही है कि जैसे कोई बॉस दफ्तर में बैठा हो सारा दिन और कोई मसला ना पैदा हो, लेकिन जब वो उठ के घर जाने के लिए तैयार हो रहा हो तो अपने दफ्तर से उठ के वो गाड़ी तक जाए तो रास्ते में 4 लोग उसको मिले और कहें कि जी सारे काम है, मुझे को 5 दिन की छुट्टी चाहिए या मुझे एडवांस चाहिए या मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि बॉस शॉर्ट ऑफ टाइम हो और बॉस ने अब जाना है तो वो जल्दी जल्दी यस बोल देगा। तो पहली बात तो आप ये समझ गए कि अगर आपने अपने मास्टर माइंड को ट्यून किया हुआ है कि दिन में कुछ ना कुछ मसाइल हैं जिनको, अच्छा मैं बात कर रहा था कि जो मास्टर माइंड है अगर उसने कोई डेडिकेटेड टाइम रखा हुआ है अपने ज़िंदगी के निज़ाम को ठीक करने के लिए, दिन में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा या 3 दफ़ा या 4 दफ़ा या 5 दफ़ा, तो उसका ब्रेन कभी भी रात सोते वक्त या किसी के साथ मीटिंग के टाइम पर या खाना खाते वक्त या नमाज़ पढ़ते वक्त उसे मजबूर नहीं करेगा कि मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरी सुनो। अगर ऐसा नहीं है तो ब्रेन जो है वो उसको एहसास ज़रूर दिलाएगा। जैसे सबॉर्डिनेट्स भी शुरू में ज़रूर कहते हैं कि सर ये काम नहीं ठीक हो रहा, तो बॉस कहते हैं यार खुद ही देख लो। कहता है ये भी ठीक नहीं हो रहा, तो बॉस कहता है यार हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हो, खुद क्यों नहीं करते, और बिल आखिर काम ख़राब होता चला जाता है। सबसे पहली बात यह है कि अपने ब्रेन को और अपने माइंड को अलग अलग पहचानना, अपने ब्रेन को, अपने माइंड को अलग अलग पहचान लेना बहुत ज़रूरी है। और ये जो हम समझते हैं कि दिस इज़ वन एंड द सेम थिंग, ये ऐसा नहीं है। माइंड और ब्रेन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ब्रेन एक फ़िज़िकल रियलिटी है, माइंड एक वर्चुअल चीज़ है, यानी स्पिरिचुअल चीज़ है, जिसे वर्चुअल या स्पिरिचुअल कह सकते हैं आप। और माइंड जो है वो क्रिएटिव है, ब्रेन जो है वो रोबोटिक है। माइंड जो है वो बॉस है, ब्रेन जो है वो सबॉर्डिनेट है। लेकिन कई दफ़ा जो सबॉर्डिनेट होते हैं वो फिज़िकली तगड़े होते हैं बॉस से, कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो तगड़े होते हैं। लिहाजा बाज़ औक़ात ब्रेन जब एक मुसलसल कामों को अपने हाथ से निपटाता है और फिर वो माइंड की भी नहीं सुनता। जैसे सलमान खान ने कहा ना कि जब मैं एक दफ़ा फ़ैसला कर लेता हूँ तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। तो इसी तरीके से जब फिर ब्रेन को आदत पड़ जाती है माइंड के बग़ैर फंक्शन करने की और ज़िम्मेदारियाँ उठाने की, तो एक दिन जब ब्रेन बहुत ज़्यादा आदी हो जाता है वो काम करने का, तो फिर जब उसे माइंड कोई कहता है कि नहीं ऐसे करो, तो वो कहता है मैं नहीं सुनता। जैसे कोई सारी ज़िंदगी सेहतमंद रहा और मिठाइयाँ खाता रहा, तो उसका जो ब्रेन है इस बात को ओके समझता है कि अगर ये मिठाई खाए तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन 55 साल की उम्र में एक दिन वो डॉक्टर को मिलता है और डॉक्टर उसको कहता है कि तुम्हें डायबिटीज़ है और तुम मिठाई नहीं खा सकते। तो मास्टर माइंड अब चाहता है कि वो मिठाई ना खाए और ब्रेन कहता है कि मैं देखूंगा कि कैसे तुम मिठाई नहीं खाओगे। एडिक्शन की एक अपने एडिक्शन के अंदर एक अपनी ज़िंदगी आगाज़ कर लेती है।
यानी जब बंदा बार बार नशा करता है और वो नशा करता है माइंड के ज़ेरे हुक्म, माइंड के तहत नशा करता है, लेकिन फिर ऐसा करते करते वो इस बात का पाबंद नहीं रहता कि माइंड क्या चाहता है। एडिक्शन टेक्स इट्स ओन लाइफ और वो अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर लेती है। और देखिए, माइंड में तो सोचें हमेशा ये आती हैं कि मैं रिकवरी पे रहूं, और ब्रेन जो है वो कहता है कि नहीं मेरी सुनो, क्योंकि उसको अपनी मर्जियां करने की आदत हो चुकी होती है। वो कहता है कि जी जब हमेशा मेरी चलती रही है तो अब भी मेरी चलनी चाहिए, और वो ब्रेन को वो माइंड को ओवर पावर कर लेता है। और कई दफ़ा आप देखते हैं कि आपके अंदर एक जंग चल रही होती है कि आप कहते हैं कि मैंने नशा नहीं करना, लेकिन ब्रेन से क्रेविंग उभर रही होती है जो कह रही होती है कि मैं करा के छोड़ूंगा। हत्ता कि ब्रेन फिर उस्तादियाँ लगाता है कि अच्छा तुम नशा ना करना, लेकिन फ़लाँ दोस्त को तो मिल लो, और तुम नशा ना करना, तुम जिम खाना तो चले जाओ, या किसी ऐसी जगह जो स्लिपरी प्लेस है। तो फिर अल्टीमेटली ये जो टसल है इसको सुलझाने के लिए आप 4 पॉइंटेड फार्मूला यूज़ करते हैं, जो आप पहचान लेते हैं कि ये मेरा माइंड है, ये मेरा ब्रेन है, और मेरा ब्रेन जो है उसने गलती से ये एडिक्शन को सीख रखा है, और ये जो मेरा माइंड है ये चाहता है कि मैं अब एडिक्शन से निकल जाऊं। तो ये जो इनर सिविल वॉर है, ये जो अंदर की जो जंग है, ये जो सिविल वॉर है, इस सिविल वॉर में किसको जितवाना है आपने। ब्रेन एक ऑर्गन है जिसका फ़र्ज़ है कि माइंड का हुक्म बजा लाए। जैसे फेफड़े एक ऑर्गन है जिसको माइंड चलाता है, मैदा एक ऑर्गन है, किडनीज ऑर्गन है, हमारे मसल्स जो हैं, हमारे हाथ जो हैं, ये सब हमारे मास्टरमाइंड के ताबे हैं। लेकिन जब एक दफ़ा ब्रेन को आदत पड़ जाती है और माइंड खुद ही गफलत की नींद सोया रहता है और ब्रेन को आदत पड़ जाती है, तो फिर आप समझ लें कि वो ज़बरदस्ती भी करता है, क्योंकि वो 5 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। जो ब्रेन है ताकत में ज़्यादा होता है, माइंड विजडम में ज़्यादा होता है। ब्रेन ताकत में ज़्यादा होता है, वो अपनी बात मनवाने के अंदर ज़्यादा सलाहियत रखता है। आप इसकी मिसाल यूँ भी समझ सकते हैं कि जैसे किसी मुल्क का, या जैसे हमारे मुल्क का बॉस कौन है, वज़ीर आज़म, और वज़ीर आज़म को अपनी मर्ज़ी पे कौन चलाता है, एस्टेब्लिशमेंट। तो आप समझ लें कि फिर ये जो तसल है, आप देख लें कि जो चलती रहती है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो तगड़ी है, वो अपनी कठपुतली की तरह चलाती है, और अगर कोई ना माने तो उसको हटा देती है, और जो मानने वाला है उसको आगे ले आती है। तो ये सिविल सुप्रीमेसी क्या चीज़ है, ये सिविल सुप्रीमेसी क्या बुला है। सिविल सुप्रीमेसी नॉट पर्टिकुलरली फ़ौज को, सिविल सुप्रीमेसी ये है कि जो जमहूरी हुकूमत है, या जो प्राइम मिनिस्टर है, या जो सिविल गवर्नमेंट है, वो तमाम अदारों पर हावी हो, इसको कहते हैं सिविल सुप्रीमेसी। कभी ऐसा हो भी जाता है कि वो खुद भी हैंडल कर सकते हैं, लेकिन कोई सिचुएशन ऐसी होती है जिसको करना। तो आपको ये समझ में आई बात कि सिविल सुप्रीमेसी क्या है हमारे अंदर की। अगर हम अपने मुल्क को भूल जाएं और ये याद रखें कि हम भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, अपना जो वजूद है जिसका कोई नाम होता है, जैसे पाकिस्तान का एक नाम है तो आपका भी कोई नाम होता है, जैसे नदीम नूर। तो हमारी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, यानी अपना वजूद है जिसका कोई नाम होता है, तो इसकी सिविल सुप्रीमेसी क्या है, माइंड। लेकिन इसको एस्टेब्लिशमेंट का सामना है, जो से तक सारे काम काज को अपने हाथ से चलाती रही होती है। तो अल्टीमेटली हमने खुद ही वो काम उसके सपुर्द किए होते हैं। जितने काम हैं जो ब्रेन करता है वो हमारा माइंड ब्रेन के सपुर्द करता है, पर वो जब वो काम माइंड ब्रेन के सपुर्द करता है, यानी जितने भी काम है वो जो माइंड है वो ब्रेन को सपुर्द करता है, और जितने काम माइंड ब्रेन के सपुर्द करता है, ब्रेन एक दफ़ा जब वो काम करने लगता है तो फिर वो अपनी मर्ज़ी भी करने लगता है। वो अपनी मर्ज़ी भी, अगर आप घर में भी 3-4 गार्ड रख लें
मसल्ला लोग रख लें और वो आपके मुलाजम हैं, आपके तनख्वाहदार हैं, और अगर आप घर में रख लेते हैं तो 4-6 महीने बाद, साल के बाद वो थोड़ा थोड़ा रोब नहीं जमाना शुरू कर देते। यानी उनके हाथ में चूँकि पावर होती है, फिर वो फैसला करने लगते हैं कि घर में क्या पकेगा, क्योंकि उन्होंने भी खाना होता है। फिर वो बताने लगते हैं कि उन्हें नाश्ते में लस्सी पसंद है, और आप अपने गार्ड्स को कह सकते हैं कि नहीं भाई लस्सी नहीं, अंडे खाओ। मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है ना, मुश्किल हो जाता है जब आप किसी को अपने ऊपर हावी करते हो और अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी को अपने ऊपर मुतय्यन करते हो, तो पहला आप मान लेते हो कि आप कमज़ोर हो, और जब आप मान लेते हो कि आप कमज़ोर हो तो दूसरे को बहुत जल्द ये मैसेज मिल जाता है कि हम तगड़े, और जो तगड़ा होता है तो फिर वो अपनी मर्ज़ी करता है। पावर करप्ट्स। तो जो ब्रेन की जो पावर है इसको बड़ी जल्दी करप्ट करती है। अच्छा, जब हम नए सिरे से सफ़र शुरू करते हैं अपनी ज़िंदगी को संवारने का, तो मुझे बताइए कि क्या माइंड को ब्रेन के साथ हाथापाई करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए ना। होता ऐसे ही है कि हमें भी विल पावर का जोर लगाए जाते हैं, ये हाथापाई है। लेकिन अगर हम बहुत ही अच्छे इंटरेक्शन में चले जाएं, लड़ाई झगड़े से परहेज़ करें और बातचीत करते हुए अपनी जो रेट को इस्टेब्लिश करने के लिए दानिशमंदी से काम ले, तो ऐसा मुमकिन है। लेकिन कई दफ़ा जब लोग रेट को इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं तो एक्चुअली वो रेट को इस्टेब्लिश नहीं कर रहे होते, वो अपनी गुंडागर्दी को इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर रिट इस्टेब्लिश करना जो है एक बड़ा ही डिसेंट प्रोसेस है कि जो गवर्नमेंट अपनी आवाम पर रिट इस्टेब्लिश करती है या सरकारी अदारे आवाम के साथ अपनी रिट इस्टेब्लिश करते हैं। तो इसमें कैसे पता चले कि ये रिट इस्टेब्लिश हो रही है या कोई गुंडागर्दी इस्टेब्लिश हो रही है? मैं समझाने के लिए एक बात आपको कहता हूँ कि कराची में एक नस्ला टावर था जिसको आजकल गिराया जा रहा है, और कल उसकी हेयरिंग थी और बहुत हफ्ते पहले फ़ैसला हो गया था, अदालत ने फ़ैसला कर दिया था कि नस्ला टावर को गिरा दिया जाए। बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की कि ना गिराएं, उन लोगों के ऊपर कोई जुर्माना डाल दें, उनका कसूर भी कोई नहीं है, उन्होंने एनओसी देख के तो फ्लैट ख़रीदे थे, कसूर बेचने वालों का था, कसूर सरकारी अफसरों का था, पर उन्होंने एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा नहीं, रेट इस्टेब्लिश करनी है। फिर नेक्स्ट वीक जब हेयरिंग हुई तो उन्होंने कहा जी तोड़िया कि नहीं? उन्होंने कहा जी हालात है कोई नहीं। उन्होंने बहुत डांट डपट की, उन्होंने कहा जी इसको तोड़ो फ़ौरन। तो उन्होंने कहा कि अच्छा जी हमें 1 महीना दे दे तोड़ने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, बस 2 हफ्ते में तोड़ो और ब्लास्ट करके तोड़ दो। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम ऐसे ही कर देंगे। उन्होंने कहा ये बहुत ज़रूरी है, अगले हफ्ते आएंगे तो पूछेंगे। अगले हफ्ते आए तो उन्होंने कहा तोड़ा है लेकिन वो बड़ा मुश्किल है तोड़ना, इट विल टेक सम टाइम, 200 बंदे लगाए हुए। उन्होंने कहा नहीं 200 बंदे नहीं, 400 बंदे लाओ। तो उन्होंने 400 बंदे लगा दिए। फिर कैमरों ने दिखाया कि मज़दूर बहुत ख़तरा मोल लेके उसको तोड़ रहे थे। कल जब हेयरिंग हुई तो उन्होंने कहा कि वो टूटा कि नहीं नस्ला टावर? तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी नहीं टूटा, अभी वक्त लगेगा, 2 हफ्ते और लगेंगे। कहते नहीं 1 हफ्ते में लाजमी तोड़ो। अच्छा आप मुझे बताइए कि जब कोई जज किसी को सजाए मौत दे तो उसका काम वहाँ ख़त्म हो जाता है, या जब तक वो लटका के उसकी गर्दन लंबी करके ना छोड़े तब काम ख़त्म होगा? जी, उसका काम है फैसला देना। लेकिन जब आप अपनी रिट इस्टेब्लिश करते करते ये कुछ करते हैं तो इसको वो कहते हैं जो मैं पहले कह रहा था जी। तो ऐसा होता है ना कि कभी कभी वालिदैन, मैं अब फिर क्योंकि वालिदैन भी सुप्रीम कोर्ट के जजों की तरह हैं, कभी कभी वो रिट इस्टेब्लिश करते करते गाली गलोच करते हैं, धमकियां देते हैं, ऐसा होता है ना। तो क्या इससे रिट इस्टेब्लिश होती है या फसाद होता है? मैं अब वो तो नहीं कहूँगा कि गुंडागर्दी होती है। तो जब मरीज़ अच्छा करने के लिए वालिदैन के साथ बदकलामी करते हैं तो इसको क्या कहते हैं?
इसको तो गुंडागर्दी कहेंगे ना, इसको तो गुंडागर्दी कहेंगे ना कि वालिदैन को थ्रेट करना, धमकियाँ देना, वालिदैन को गुज्जी धमकियाँ देना। एक होती है धमकियाँ, एक होती है गुज्जी धमकियाँ, खुफिया धमकियाँ देना, दबे लफ्ज़ों में, इनडायरेक्ट लफ्ज़ों में, इमोशनली डिस्टर्ब करना वालिदैन को। तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना। अच्छी बात ना ये है कि वालिदैन धमकियाँ दें या गाली गलोच करें या बुरा भला कहें या मुस्तकबिल के बारे में पेशगोइयाँ करें कि तुम्हारा मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। अगर ऐसा करते हैं तो ये रेट इस्टेब्लिश नहीं करते। हम जो टफ लव की बात करते हैं वो बहुत लखनवी आर्ट है, वो बहुत नाजुक काम है, वो नताइज के साथ मुंसलिक है, वो नताइज के साथ मुंसलिक है। उसमें रेट इस्टेब्लिशमेंट तो होगी और वो करनी चाहिए, लेकिन ये इतना नाजुक काम है कि ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जैसे कई दफ़ा आपने देखा होगा कि जो ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले कांस्टेबल्स होते हैं या वार्डन्स होते हैं, तो आप जब वायलेशन करते हैं तो वो आपको आके पहले सलाम करते हैं, फिर आपकी खैरियत फिर हाल बाल पूछते हैं, जी लाल बत्ती तुसी कट्टी है तो यह जुर्माना है 500 1000 जो भी जुर्माना है। और आप बेशक तड़पते हैं, कुछ कहते हैं मैं अभी फ़ोन कराता हूँ, उसकी पेटी का नंबर पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वो गर्मी नहीं खाता, वो फिर भी गर्मी नहीं खाता, बल्कि वो अपनी बात को दोहराता रहता है कि आप जुर्माना जो है वो अदा कर दीजिए और रसीद कटवा लीजिए। माइंड, मुझे बताइए किसी कंप्यूटर में अगर आप सॉफ्टवेयर डालते हैं और वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक काम नहीं कर रहा, तो सॉफ्टवेयर आपके पास पुराना वर्जन था कोई, तो आप अपग्रेड कर लेंगे। आपका जो हर सॉफ्टवेयर है वो अपग्रेड होता रहता है और बाज़ औक़ात आपको पता भी नहीं होता। अगर आपका ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो आईफोन का सॉफ्टवेयर है, तो ऑटोमेटिक रात आप सोए होते हैं तो कंपनी वाले आपको पता भी नहीं चलने देते, और चूँकि इंटरनेट के ज़रिए वो आपके सेल फ़ोन से कनेक्टेड होते हैं, और वो एक सॉफ्टवेयर जो उन्होंने नया बनाया है पुराने सॉफ्टवेयर से बेहतर बनाया है, तो वो पुराने को वॉश करके तो नया डालते रहते हैं। तो जो आप कहते हैं कि मास्टरमाइंड को कैसे तगड़ा करना है, तो आपको नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते रहना चाहिए जो कि ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। जैसे कि न्यूरोप्लास्टिसिटी एक तरीका है, न्यूरोजेनेसिस दूसरा तरीका है। इसी तरीके से जब आप किसी किस्म की ट्रेनिंग्स में जाते हैं तो आप अपने मास्टरमाइंड को अपग्रेड कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव टीनेजर्स पढ़ते हैं या उसकी ट्रेनिंग में से गुज़रते हैं, या एग्जेक्टिव स्किल्स पढ़ते हैं या उसकी ट्रेनिंग में से गुज़रते हैं, या और इस तरह के कोई प्रोग्राम जो कि ब्रेन को जिला बख्शने वाले हैं करते हैं, तो आपका जो मास्टरमाइंड है वो तगड़ा होता है। इसमें जो सबसे कारआमद और शॉर्ट टेक्निक है और जल्दी फ़ायदा पहुँचाने वाली टेक्निक है, वो है 4 पॉइंटेड फार्मूला। हम कहते हैं 4 पॉइंटेड फार्मूला +1, कि आप वो 4 नुकात बहुत तेज़ी से अपने दिमाग में दोहराते हैं और अपने ब्रेन को सिखाना शुरू करते हैं कि तुम ज़रा पीछे हटो और माइंड को ज़रा आगे आने दो। और आप कहते हैं कि ये मैं नहीं, ये मेरा ब्रेन है और मेरे ब्रेन ने ये सीख रखा है कोई ऐसा काम जो कि आपको पसंद नहीं, और आप कहते हैं कि वो नेक्स्ट क्या काम था जो कि मास्टरमाइंड ने करना था, तो वो अभी कर लेते हैं, और जो ब्रेन ख्वाहिश कर रहा है उसको कल दोपहर 12 बजे पे डाल देते हैं, जिसे हम कहते हैं कि लारा लगाना, यानी उसको लारा लगा देते हैं। और इससे ब्रेन को मैसेज मिलता है कि मुझे अब मिलता है हमेशा लारा, और जो तरजीह मिलती है वो मास्टरमाइंड को मिलती है। तो ब्रेन फिर बहुत जल्द समझ जाता है कि मैं सेकंड इन कमांड हूँ, मैं रोबोट हूँ, मुझे अपने मकाम पे ज़रा तसल्ली से बैठ जाना चाहिए और मास्टरमाइंड को मौका देना चाहिए कि वो काम करे। और वो जो गुत्थम गुत्था हुए होते हैं मास्टरमाइंड और ब्रेन, वो आपस में नहीं रहते। और जो मास्टरमाइंड पे जो भी काम होता है आज, महीने बाद वो ट्रिकल डाउन करता है ब्रेन में। आप यूँ समझ लें कि जो कुछ आपका माइंड सीखता है,
तो चंद दिनों के बाद आपके माइंड ने सीखा कि कैसे टाइप करते हैं, आपके माइंड ने सीखा कैसे ड्राइविंग करते हैं, आपके माइंड ने सीखा कि कैसे हंडिया पकाते हैं। तो कुछ दिनों के बाद आप जो कुछ भी सीखते हैं वो ट्रिकल डाउन कर जाता है। जैसे पहाड़ों पे जो भी बर्फ़ आज पड़ी है, तो अगले 1 साल में वो कहाँ होगा, सारा सिलसिला बर्फ़ का, वो दरियाओं में होगा, समंदर तक पहुँचा होगा। तो आप समझ लें कि मास्टरमाइंड और ब्रेन का जो रिश्ता है, इसको सॉर्ट आउट करना है आपने। गलती से कहीं किसी दोस्त के कहने पे किसी गलत कंपनी में आपने गलत फ़ैसले किए, नशा करने का मामला शुरू किया, फ़न करने का मामला शुरू किया, फ़न आफ्टर फ़न करने का मामला शुरू किया, पर अब आपको समझ आ गई है नुकसानात के बाद, और आप सॉर्ट आउट करना चाहते हैं इस चीज़ को, और आपका जो माइंड है वो ज़िंदगी को बनाना चाहता है, और आपका ब्रेन कहता है कि मैंने तो जो सीखा है वो कुछ और है, और वो आपको उस पर मजबूर करता है। तो अल्टीमेटली आपने अपने मास्टरमाइंड को तगड़ा करना है, और इतना तगड़ा करना है कि वो अपनी रिट इस्टेब्लिश कर दे ब्रेन के ऊपर। लेकिन रिट इस्टेब्लिश करना एक बहुत नज़ाकत वाला काम है, बड़ा सेंसिटिव काम है। जब आप किसी के साथ अपनी रिट इस्टेब्लिश करते हैं, चाहे आप CEO हों, चाहे आप बॉस हों, चाहे आप फादर हों, चाहे आप हस्बैंड हों, तो अपने सबॉर्डिनेट के साथ, अपनी रियाया के साथ जितना भी काइंड हो जाएंगे, उतना स्मूथनेस आ जाएगी, उतना बेहतरी आ जाएगी, और उससे जो आपकी सिनर्जी होगी, यानी आपका जब मास्टरमाइंड आपके ब्रेन के साथ हैंड इन ग्लव्स होगा और आपस में एक दूसरे के साथ वो कोऑपरेट करना सीख लेंगे, तो उससे बहुत बेहतरी आएगी जी। यानी जो भी आपकी वैल्यू सिस्टम है या जो आपकी वैल्यूज़ हैं, उसका नट शेल जो है वो आपका ज़मीर है, और वो मास्टरमाइंड में होता है। और जितना इसको हम कहते हैं डिस्क्रिपेंसी इस्टेब्लिश करना, यानी अगर आप अपनी मौजूदा सिचुएशन और अपनी बेसिक वैल्यूज़ के दरमियान मुकाबला करके देखें, तो आपको कई दफ़ा बहुत अच्छी तरह एहसास हो जाता है कि ये जो काम हम कर रहे हैं ड्रग्स ठीक नहीं है। ये जो डिस्क्रिपेंसी इस्टेब्लिश करना है, ये एक थेरेपिस्ट का या काउंसलर का काम भी होता है कि आपकी मौजूदा सिचुएशन और आपकी वैल्यूज़ के दरमियान क्या फ़र्क है, और इस फ़र्क को वाज़े करना कि आपने बचपन से क्या सीख रखा है, आपकी टॉप वैल्यूज़ क्या हैं। जैसे अक्सर मैं देखता हूँ कि हमारे पेशेंट्स के बारे में लोग समझते हैं कि इनकी कोई टॉप वैल्यूज़ नहीं होगी, और ये बात बिल्कुल गलत है। जब मैं कभी अपने पेशेंट्स के साथ संजीदगी से बैठ के बात करता हूँ, तो उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। वो अपना आइडियल के तौर पर जिन वैल्यूज़ को उन्होंने लाइफ में सीखा होता है वो बहुत ठीक ठाक होती हैं, लेकिन वो नशे की ज़िंदगी में गहना गई होती हैं, दब गई होती हैं। जैसे किसी मलबे के नीचे उनकी वैल्यूज़ दब गई होती हैं, तो मलबा ऊपर से हटाएंगे तो वैल्यूज़ को डिस्कवर किया जा सकता है। जैसे कि हम स्टेप 4 में करते हैं, जिसे इन्वेंट्री स्टेप कहते हैं, जिसमें बही खाता बनाया जाता है। तो ये अपनी वैल्यूज़ को डिस्कवर करने का भी एक तरीका है। जैसे कि हम नए नज़रियात की बात करते हैं, तो ये वो सारा तरीका है जो कि माइंड डेवलपमेंट का काम है। और जब माइंड डेवलप होते होते ब्रेन से तगड़ा हो जाए, और जब माइंड विजिलेंट होता है, तो ब्रेन फिर अपने फ़राइज़ मनसबी की तरफ वापस चला जाता है, क्योंकि ब्रेन के पास करने के लिए कोई थोड़ा काम नहीं है। वैसे आपके जिस्म में जितने केमिकल रिएक्शंस हैं या जितने ऑर्गन्स या फंक्शनरीज़ हैं, उन सब के पीछे ब्रेन का हाथ होता है, और ब्रेन बहुत एफिशिएंट तरीके से वो काम भी कर रहा होता है। लेकिन अगर आपके ब्रेन में और माइंड में चपकलश हो, जिससे कि एंग्जाइटी जन्म लेती है, इससे बीमारियां जन्म लेती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, जैसे कि दिल की बीमारी या डायबिटीज़ या कैंसर। तो विल पावर तो होती ही माइंड से है, ब्रेन से पॉपअप आते हैं, जबकि माइंड से विल पावर आती है जो कि कभी काम करती है, कभी काम नहीं करती। क्योंकि विल पावर अगर होगी तो काम करेगी,
कभी नहीं भी होती। जैसे अगर आपके बैंक में पैसे हैं तो आप चेक लिख सकते हैं, लेकिन कभी बैंक में पैसे नहीं भी होते। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।